साथियों नमस्कार। तो हम चर्चा कर रहे थे कार्यगण काल पर। तो कर्मचारी का स्थानीय स्थानांतरण होने पर 2 किलोमीटर तक उसे 1 दिन का कार्यगण काल तय होता है। और उसमें कैसे गणना की जाती है? लोकल अगर 2 किलोमीटर तक है तो 1 दिन कार्यगण काल है। स्थानीय परंतु 200 किलोमीटर तक है तो 10 दिन का कार्यगण काल तय होता है। और 0 से 1000 किलोमीटर तक रेल से अगर यात्रा करता है तो 10 दिन का कार्यगण काल तय होता है। और यदि 1000 किलोमीटर तक बस से यात्रा करता है तो उसे 12 दिन का कार्यगण काल तय होता है। और 1000 से 2000 किलोमीटर तक रेल से 12 दिन और बस से 15 दिन और 2000 किलोमीटर से अधिक में 15 दिन का कार्यगण काल तय होता है। जयपुर और जोधपुर के बारे में अलग नियम है। जयपुर और जोधपुर जिला कोषागार में कार्यगण काल के लिए 7 दिन तय होता है। अन्य कोषागारों में 3 दिन का कार्यगण काल तय होता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे कि दिनांक 16 को कोई स्थानांतरण आदेश हो तो कार्यगण काल 17 से प्रभावी होगा और 800 किलोमीटर तक 10 दिन, दिनांक 17 से 26 तक कार्यगण सार्वजनिक अवकाश तो अगला दिन तय होगा। यदि बीच में कोई सार्वजनिक अवकाश आ जाता है तो कार्यगण अगले दिन किया जा सकता है। यह 1 दिन की अवधि उसी स्थानीय स्थानांतरण प्रभावी है जिसमें कर्मचारी का अवावश्य परिवर्तन न हो। एपीओ के मामले में यदि किसी कर्मचारी को एपीओ कर दिया जाता है तो एपीओ के मामले में 4 दिन का कार्यगण काल तय होता है, दूरी चाहे कितनी भी हो। यदि कर्मचारी के पास सरकारी भंडार का चार्ज है तो उसे 7 दिन का कार्यगण काल तय होता है। कार्यगण अधिक लेने पर सजा का प्रावधान है। सामान्य तौर पर नियत तिथि तक कोई कर्मचारी नवीन पद पर कार्यगण न करे तो संबंधिकारी उसकी बिजली सेवा को जब्त कर सकता है। उपयुक्त कारण बता दें तो उसके द्वारा ज़्यादा लेगी अवधि नियम 96 के तहत मानी जाएगी, जिसे हम असाधारण अवकाश के अंतर्गत देते हैं। कार्यगण काल की व्याख्या में संशोधन वित्त विभाग राज्यपाल की अनुमति के आधार पर कार्यगण काल की व्याख्या या उसमें संशोधन कर सकता है। कार्यगण काल में बढ़ोतरी। प्रारंभिक स्तर पर कार्यगण काल में बढ़ोतरी 30 दिन तक की विभागाध्यक्ष कर सकता है, अपने लेवल पर कर सकता है, परिशिष्ट 9 के नियमों को मानते हुए। यदि कोई बढ़ोतरी करनी हो तो वित्त विभाग उसमें 30 दिन तक और बढ़ोतरी कर सकता है। बढ़ी हुई अवधि सदैव नियम 96 के तहत मानी जाएगी, यानी 96 नियम के तहत इसको माना जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से कार्यगण काल में बढ़ोतरी की जा सकती है, जैसे भूकंप है, तूफान है, चक्रवात आदि के मामले में। कार्यगण काल में सक्षम अधिकारी अपने विवेक के आधार पर बढ़ोतरी कर सकता है तथा विपरीत परिस्थितियों में बढ़ा हुआ कार्यगण काल पूर्व के कार्यगण काल के समकक्ष तय होता है। कार्यगण काल के दौरान सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन किस तरह से किया जाएगा? यदि कार्यगण के दौरान कोई सार्वजनिक अवकाश आदि हो तो उसे कार्यगण काल में ही गिना जाएगा। कार्यगण काल के बाद वेतन भत्ते प्राप्त करने की शर्त क्या है? कार्यगण अवधि का प्रारंभ होना। यह अवधि हमेशा स्थानांतरण के अगले दिन से प्रभावी होती है। और परीक्षाधीन परीक्षार्थी कार्यगण अवधि, इनको सदैव यात्रा करने में लगा समय ही देय होता है। यदि कोई व्यक्ति परीक्षाधीन परीक्षार्थी है और उसको एक नवीन पद पर कार्यगण करना है तो उसकी यात्रा में जो समय लगा है वो उसको पूर्णतः देय होता है। दिनांक 21/8/2007 के बाद कार्यगण काल में वेतन और भत्ते पूर्णतः देय होंगे। तो यदि किसी कर्मचारी की नवीन पद पर नियुक्ति हुई है और वो नवीन पद पर एक नए पद पर ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी यात्रा में जो समय लगा है उस समय की गणना करते हुए उसको कार्यगण काल तय होता है। उस अवधि की जो सेवा है उसको नियमित सेवा माना जाएगा और उस अवधि के उसको वेतन एवं भत्ते पूर्ण देय होंगे। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा, ये थे हमारे कार्यगण काल के नियम और इसे हम किस नाम जानते हैं? कार्यगण काल के नियम को हम कार्यगण काल 1981 के तहत जाना जाता है और इसमें नियम नंबर 127 से 140 को विलोपित करके ये कार्यगण काल नियम बनाया गया है। और इनको विलोपित किया गया दिनांक 17 मार्च 1981 की अधिसूचना के आधार पर और ये नए नियम 1 अप्रैल 1981 से प्रभावी हुए हैं। धन्यवाद।